त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 26 मार्च को लोकसभा से और 1 अप्रैल को राज्यसभा से पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय अब कहा जाएगा। साथ ही ग्रामीण प्रबंधन संस्थान जो कि गुजरात के आनंद में स्थित है, इसका नाम भी बदल दिया गया है और इसका नाम अब त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऐसा इस विधेयक का प्रावधान है। फोर्ब्स की अरबपति सूची 2025। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने हाल ही में विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की है, जिसमें भारत 205 अरबपतियों के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, जहां पर कुल 902 अरबपति रहते हैं। दूसरे स्थान पर चीन है, जहां पर कुल 516 अरबपति रहते हैं। वहीं अगर पूरे विश्व में अरबपतियों की संख्या देखी जाए तो ये 3028 है। अरबपतियों की अगर संयुक्त संपत्ति को देखा जाए तो ये $16.1 ट्रिलियन है। सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के सीईओ हैं अमेरिका के। सबसे अमीर महिला वॉलमार्ट की एलिस वाल्टन, ये भी अमेरिका की हैं। वहीं सबसे युवा अरबपति जोहानस वान बाम्बाच बने हैं, जो कि जर्मनी के हैं। ओके। एबेल पुरस्कार 2025, इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। इस बार एबेल पुरस्कार जापान के मसाकी काशीवारा को दिया गया है और ये मसाकी काशीवारा एबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी व्यक्ति बन गए हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, 2 अप्रैल को इन्होंने मुक्ति दिवस घोषित किया है। पूछ सकता है, मुक्ति दिवस 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किया गया है। ये क्यों किया गया? टैरिफ वार, जो अमेरिका ने विभिन्न देशों के खिलाफ जो टैरिफ लगाए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ जिसको कहा जा रहा है, तो उसी के जरिए अमेरिका ने 2 अप्रैल को मुक्ति दिवस घोषित किया है। मोरक्को एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी रबात है। 6 वर्षों से सूखा के कारण यहाँ पर जल संकट का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। उसी जल संकट से निपटने के लिए जलापूर्ति हेतु वाटर हाईवे नामक एक परियोजना मोरक्को ने शुरू की है और ये सैबो नदी के पानी को मोड़कर शुरू की गई है। तो पूछ सकता है, ये वाटर हाईवे परियोजना से संबंधित देश कौन सा है? मोरक्को। और किस नदी के पानी को मोड़कर? तो सैबो नदी, जो कि मोरक्को की नदी है, उसी को मोड़कर जल संकट निपटान हेतु ये वाटर हाईवे परियोजना मोरक्को ने शुरू की है। हाल ही में 2 स्थानों पर भूकंप आए 2 देशों में, म्यांमार और थाईलैंड में। 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया, जिसमें म्यांमार सबसे अधिक प्रभावित रहा। जो भूकंप का केंद्र था, अधिकेंद्र था, वो म्यांमार में ही था। भारत द्वारा म्यांमार को मानवीय सहायता के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। आपको बता दें, थाईलैंड में भी भूकंप आया था, लेकिन म्यांमार के लिए ये सहायता चलाया गया था, चूंकि म्यांमार में सबसे ज्यादा इससे प्रभाव पड़ा था, सबसे ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा और सावित्री 29 मार्च को तथा करमुक जहाज 30 मार्च को यांगून के लिए रवाना हुए सहायक सामग्री को लेकर। ओके। दलाई लामा ये एक तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं जिनका वास्तविक नाम तेनजिन ग्यात्सो है। ये 2025 के गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ये पुरस्कार इनको शांति और स्थिरता के लिए मिला है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जॉर्डन के अम्मान में 25 से 30 मार्च 2025 तक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत में जो एकमात्र स्वर्ण पदक जीता वो मनीषा भानवाला ने 62 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में जीता। ओके। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 3 से 5 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसको कौन सा मंत्रालय आयोजित करवा रहा है? तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025। इनियोकस 25 ये क्या है? हेलेनिक वायुसेना, जो कि ग्रीस की है, इसके द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है। बहुत सारे देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक ये अभ्यास चलेगा। भारत, फ्रांस, अमेरिका, स्पेन, इजराइल, पोलैंड आदि देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनियोकस 25।
टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का यह अभ्यास है। चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 तक विशाखापत्तनम में प्रारंभ हो रहा है। पिछले वर्ष 2024 में भी यह अभ्यास विशाखापत्तनम में ही हुआ था। इस वर्ष भी विशाखापत्तनम में ही हो रहा है। सरली बोचवे ये घाना की हैं, याद रखिएगा। अफ्रीकी देश घाना की निवासी हैं। ये राष्ट्रमंडल महासचिव बनी है और राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है और ये राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी है। याद रखिएगा, सरली बोचवे सीधा सीधा पूछ सकता है ये किस देश से बिलोंग करती हैं, तो ये घाना से बिलोंग करती हैं। ओके। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2025 की विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है। पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 1950 में बनाया गया था। विश्व मुक्केबाजी कप 2025, देखिए ये 2 चरणों में होना है। पहला चरण अभी हाल ही में संपन्न हुआ, दूसरा चरण जून जुलाई में होगा। तो ये जो पहला चरण है 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक ब्राजील में संपन्न हुआ। पदक तालिका की बात करें तो पुरुष और महिला दोनों की अलग अलग पदक तालिकाएं थीं। पुरुषों में पहला स्थान उज्बेकिस्तान ने प्राप्त किया, जिसने 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। दूसरा स्थान भारत को मिला, जिसने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता। महिलाओं में भारत की टीम ने भाग नहीं लिया था। महिलाओं में पहला स्थान पोलैंड की टीम को मिला। स्वर्ण पदक हितेश गुलिया, जो भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक जीता गया वो हितेश गुलिया ने प्राप्त किया 70 किलोग्राम भार वर्ग में। और हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में श्रीलंका के दौरे पर थे, जहां उनको श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनको श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके द्वारा प्रदान किया गया। दिल्ली भारत की राजधानी है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उसने आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस बार जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो दिल्ली अब आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गया है और वो 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और अब भारत में मात्र एक राज्य ही ऐसा है जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है, और वो है पश्चिम बंगाल। ओके। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। इसका विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया और उन्होंने कई पहल भी की, जिसमें कुछ प्रमुख हैं। भारत में बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की उन्होंने पहल की, जो कि कृषि में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए स्थापित किया जाएगा। दूसरी पहल थी बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच चौथे संयुक्त अभ्यास की मेजबानी भारत करेगा और 300 युवाओं को प्रशिक्षण भी इसमें दिया जाएगा। तीसरी जो प्रमुख बात की प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्रियों के तंत्र की पहली बैठक का आयोजन भी भारत में किया जाएगा। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। 7 इसके सदस्य देश हैं: भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। और ये सभी बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा बनाते हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश को इस सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक का अगला अध्यक्ष चुना गया। अगले 2 वर्ष बिम्स्टेक का अध्यक्ष बांग्लादेश ही रहेगा। जो अगला सम्मेलन होगा वो बांग्लादेश में ही आयोजित होगा। समुद्र प्रदक्षिणा ये पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान है। IASV त्रिवेणी से 12 सदस्यीय दल के साथ ये रवाना हुआ है। कहां से कहां तक जाएगा? मुंबई से ये प्रारंभ हुआ है और ये सेशेल्स, जो कि हिंद महासागर के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है, वहां तक ये जाएगा। 55 दिन में 4000 समुद्री मील की यात्रा करेगा। यहाँ पर त्रिसेवा का मतलब है जो 3 सेवाएं हैं: जल, थल और वायु। ओके, तो ये पहला है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो भी महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान है।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हाल ही में 7 और 8 अप्रैल को पुर्तगाल की यात्रा पर थीं। 27 साल के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की पुर्तगाल यात्रा ये हुई है। इससे पहले 1998 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने पुर्तगाल की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन का मानद नागरिक बनाया गया है तथा उनको प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी या जिसको की ऑफ ऑनर कहा जाता है उसको प्रदान किया गया। आपको बता दें, भारत और पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं और इस अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया गया जिसमें राजस्थान के पारंपरिक पोशाक कालबेलिया पोशाक का चित्रण उस डाक टिकट पर किया गया है। तो ये पूछ सकता है। ओके। आईआईएम अहमदाबाद हाल ही में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की भारत यात्रा संपन्न हुई, जिसके दौरान दुबई के क्राउन प्रिंस ने घोषणा की कि आईआईएम अहमदाबाद ये दुबई में अपना कैंपस स्थापित करने जा रहा है। यानी आईआईएम अहमदाबाद का एक परिसर जो है वो दुबई में स्थापित होगा। नई दिल्ली में हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 9वां संस्करण 10 से 12 अप्रैल 2025 तक चलेगा। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये सम्मेलन विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। कार्नेगी इंडिया एक थिंक टैंक है जो कि नई दिल्ली में ही स्थित है। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? इसका विषय है संभावना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ नए जीआई टैग को देख लेते हैं जिनको हाल ही में प्रदान किया गया है। सबसे पहले हम तमिलनाडु के दो बहुत ही महत्वपूर्ण जीआई टैग को देखते हैं, जिसमें पहला है कुंभकोणम पान पत्ता जो कि तंजावुर का प्रसिद्ध पान पत्ता है। इसके अलावा थौलई फूल की माला, ये कन्याकुमारी का बहुत ही प्रसिद्ध उत्पाद है। इन दोनों को जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, इनको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा अहमदाबाद की सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। पश्चिम बंगाल के कुछ उत्पाद को दिया गया है जिसमें मिठा नोलन गुड़ के संदेश जो कि पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक मिठाई है उसको भी जीआई टैग दिया गया। बारुईपुर के अमरूद को, बिष्णुपुर के मोतीचूर के लड्डू को और राधुनी पगल चावल जो कि एक विशेष प्रकार का चावल होता है पश्चिम बंगाल का, इन सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओके। मॉरिशस अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी आईएसए के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। कौन? मॉरिशस। और अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में ये चौथा देश बन गया है। इससे पहले बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा ये आईएसए के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और अब मॉरिशस जो है ये चौथा देश बन गया है विश्व का और पहला अफ्रीकी देश बन गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस पोर्टल को हाल ही में पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। किसको? यूपी पुलिस को। पहला पंचायत उन्नति सूचकांक ये पहली बार जारी किया गया है। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको हाल ही में जारी किया गया और ये सूचकांक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी किया गया है। इस सूचकांक में कुल 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। एग्जैक्ट 2,55,699 ग्राम पंचायतें शामिल थीं और इसमें जो प्रदर्शन है, रैंकिंग है, वो कई आधार पर दी गई है। अगर हम समग्र रैंकिंग यानी शीर्ष प्रदर्शन की बात करें जिसको फ्रंट रनर श्रेणी कहा जाता है, तो गुजरात ओवरऑल प्रदर्शन में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर तेलंगाना है। वही आकांक्षी ग्राम पंचायतों में टॉप पर बिहार है और दूसरे पर छत्तीसगढ़ है। आकांक्षी ग्राम पंचायत का मतलब है कि इन ग्राम पंचायतों में, इस राज्य के ग्राम पंचायतों में अभी और सुधार की आवश्यकता है, अधिक सुधार की आवश्यकता है, जिसमें टॉप पर बिहार है, नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है। ओके। द्रौपदी मुर्मू भारतीय राष्ट्रपति हाल ही में स्लोवाकिया की दौरे पर थी। इन्होंने वहां पर स्लोवाकिया में इनको कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा
मानद डॉक्टरेट की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। किसको? द्रौपदी मुर्मू को। जापान ने हाल ही में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण किया है और इस रेलवे स्टेशन का निर्माण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। 6 घंटे से भी कम समय में इसको निर्मित करके तैयार किया गया और जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? हातसुशिमा स्टेशन, जो कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन होगा। कहां पर? जापान में बना है। ओके। भारत ने हाल ही में नौसैनिक विमानन शक्ति को अपनी नौसैनिक विमानन शक्ति को मजबूत करने के लिए फ्रांस से किससे? फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर एक समझौता किया है। 63,000 करोड़ रुपए का यह समझौता है जिसमें भारत फ्रांस से 26 राफेल विमान खरीदेगा। ओके। बात कर लेते हैं नए जीआई टैग की। मेघालय के 2 उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसमें पहला है रिंडिया सिल्क और दूसरा है खासी हैंडलूम उत्पाद। इन दोनों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया और दोनों मेघालय से ही संबंधित हैं। खासी तो नाम से ही पता चल जाएगा क्योंकि खासी जो है वो मेघालय की एक जाति भी है, गारो खासी जयंतिया। तो ये पहाड़ी भी है खासी, और खासी उसी का ही एक हैंडलूम विशेष प्रकार का उत्पाद होता है जिसको नया जीआई टैग अभी हाल ही में दिया। हरियाणा के यमुनानगर में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी गई। आपको बता दें ये पावर प्लांट 800 मेगावाट का है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर के ही मुकरबपुर में संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की आधारशिला भी रखी। ये संपीड़ित बायोगैस संयंत्र भारत सरकार की गोबर धन योजना के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। ओके। दोनों कहां पर स्थापित हुए हैं? हरियाणा के यमुनानगर में। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में भू भारती पोर्टल का शुभारंभ किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है किसने किया है भू भारती पोर्टल का शुभारंभ? तेलंगाना सरकार ने। क्यों किया है? भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल, पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए भू भारती पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश बन गया है। नीति आयोग की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2023 में जो टॉप 4 कंट्रीज हैं ऑटोमोबाइल उत्पादन में, यानी कार या जो अन्य परिवहन ये वाहन है उनके उत्पादन में, तो उसमें नंबर 1 पर चीन है जिसने 2023 में 30 मिलियन से अधिक ऑटोमोबाइल यानी कार या अन्य वाहनों का उत्पादन किया। दूसरे नंबर पर अमेरिका है 10 मिलियन के साथ, तीसरे नंबर पर जापान है 9 मिलियन के साथ और चौथे नंबर पर भारत है जिसने 2023 में 6 मिलियन ऑटोमोबाइल का उत्पादन किया है। ओके। कुरियन जोसेफ समिति इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तमिलनाडु सरकार ने इस समिति का गठन किया है। 3 सदस्यीय समिति है। क्यों किया है? केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, पूर्व न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली। ओके। तमिलनाडु सरकार और जो केंद्र सरकार है उससे संबंध बहुत अच्छे नहीं है, तो उसी संबंधों की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। हाल ही में यूनेस्को की 17 अप्रैल 2025 को फ्रांस के पेरिस में बैठक हुई जिसमें यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कुल 74 आलेख नए जोड़े। इसमें भारत के भी 2 ग्रंथों को शामिल किया गया जो बहुत महत्वपूर्ण है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। इन दोनों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया और इन दोनों को शामिल करने के साथ ही अब तक कुल 14 अभिलेखों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है भारतीय। ठीक है। कुल भारतीय 14 अभिलेख अब शामिल हो गए हैं। नाट्यशास्त्र आपको पता है भरत मुनि द्वारा लिखा गया है और भगवत गीता ये महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। तो इन दोनों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। भारत हाल ही में विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी जिसको वाडा कहा जाता है, इससे मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई को स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश बन गया है। नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। ओके। देखिए डोपिंग क्या होती है? डोपिंग
जब कोई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बेहतरीन बनाने के लिए जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उनका सेवन करता है तो उसी को डोपिंग कहा जाता है। तो उसकी जो सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है वो है वाडा, और वाडा से मान्यता प्राप्त एक एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई होती है। उसकी भारत में अब स्थापना हो गई है। भारत में कहा, नई दिल्ली में स्थापना हुई है। और इस स्थापना के साथ भारत विश्व का 17वां देश बन गया है जिसने ये अपने यहाँ स्थापित किया है। ओके। डस्टलिक ये भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 16 से 28 अप्रैल 2025 के बीच में पुणे के औंध में प्रारंभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। हाल ही में महाराष्ट्र की पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहला एटीएम लगाया, जो कि देश का पहला एटीएम है ट्रेन में लगाया जाने वाला। ई सेहत ऐप ये जम्मू कश्मीर सरकार का ऐप है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में इसको लॉन्च किया। लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? ई सेहत ऐप। नई दिल्ली का एम्स, जिसको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहा जाता है, ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल बना है। कौन? एम्स नई दिल्ली। विश्व में इसको 97वां स्थान मिला है। न्यूज वीक और स्टेटिस्टा ने एक रिपोर्ट संयुक्त रूप से जारी की है जिसके अनुसार एम्स भारत का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल बना है। वहीं अगर हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल की बात करें तो अमेरिका का मेयो क्लिनिक ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है। बांग्लादेश ये नासा के आर्टिमस समझौते में शामिल होने वाला विश्व का 54वां देश बना है और दक्षिण एशिया का दूसरा देश बना है। इससे पहले भारत भी आर्टिमिस समझौते में शामिल हो चुका है और अब बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अक्षय ऊर्जा आंकड़े 10 अप्रैल 2025 को भारत सरकार के केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। इसके अनुसार भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 2024-25 में 220 में गीगावाट को पार कर गई है। 220.10 गीगावाट 31 मार्च 2025 तक भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता है, जिसमें सौर ऊर्जा 105.65 गीगावाट है। 2023-24 से 23.83 गीगावाट की वृद्धि हुई है सौर ऊर्जा में। पवन ऊर्जा 50.04 गीगावाट है, जिसमें 4.15 गीगावाट की वृद्धि हुई है और जैव ऊर्जा 11.58 गीगावाट है। ओके, तो ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तेलंगाना सरकार राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ओके, दारीपल्ली रामैया इनका हाल ही में निधन हो गया। ये तेलंगाना के बहुत ही प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता थे। इन्होंने 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए थे। इनका उपनाम था भारत का वृक्ष मानव और वन्यजीवी रामैया। ये अपने गले में एक पोस्टर लगाकर घूमते थे जिसमें लिखा रहता था वृक्ष बचाओ। 2017 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया। कहाँ के हैं? तेलंगाना के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है, याद रखिएगा। भारत हाल ही में उच्च ऊर्जा वाली लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बन गया है, रूस, चीन और अमेरिका के बाद। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में यमके सेकंड ए हथियार प्रणाली का भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये हवा में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। 5 किलोमीटर इसका रेंज है। इसी के साथ भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला विश्व का चौथा देश बना है, याद रखिएगा। ओके, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2025 जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है उसके लिए दिया जाता है। तो इसके अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट बना है। 13वीं बार ये शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे नंबर पर दोहा का हमाद एयरपोर्ट है और तीसरे नंबर पर जापान का टोक्यो एयरपोर्ट रहा। वहीं दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। बेंगलुरु का कैंपागोडा एयरपोर्ट ये भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बना है। वहीं गोवा का मनोहर एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा बना है। ओके, तो ये स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयर जो अवार्ड्स है उनकी सूची है। ओके, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 के लिए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम रखी गई है हमारी शक्ति हमारा ग्रह।
आपको बता दें 22 अप्रैल 1970 को सबसे पहले अमेरिका में पृथ्वी दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 अप्रैल को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। पोप फ्रांसिस, हाल ही में इनका निधन हुआ। 88 वर्ष के ये थे। रोमन कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करने वाले ये 266वें पोप थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले लैटिन अमेरिकी व्यक्ति थे जिन्होंने पोप का नेतृत्व किया था। ओके, इनका वास्तविक नाम कार्डिनल बर्गोग्लियो था। अर्जेंटीना के मूल रूप से ये निवासी थे। 2013 में पोप चुने गए थे। अभी इनका निधन हो गया है, 88 वर्ष के थे। ओके, मांगीलाल जाट प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक चर्चा में है क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का इनको नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। संसद खेल महाकुंभ 19 से 22 अप्रैल 2025 तक लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में संसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और वो लखनऊ के सांसद भी हैं। इस महाकुंभ में 4 दिवसीय महाकुंभ में कुल 2500 खिलाड़ी 8 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। ओके, कहां पर हुआ ये? लखनऊ में, याद रखिएगा। भारत भारत हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि भारत प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से, जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहां से 8 चीतों को भारत लाएगा। इन चीतों को भारत 2 चरणों में लाया जाएगा। पहला चरण मई 2025 में कुल 4 चीते आएंगे भारत, और उसके अगले माह में 4 चीतों को और भारत लाया जाएगा प्रोजेक्ट चीता के तहत। इन चीतों को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। आपको बता दें, भारत ने प्रोजेक्ट चीता के तहत सबसे पहले 17 सितंबर 2022 को, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी होता है, कुल 8 चीते नामीबिया से लाए थे। उसके बाद 2023 में 12 और चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए और इन सभी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या कुल 26 है और अब 8 चीते और बोत्सवाना से भारत लाने की योजना है। ओके, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, आपको बता दें 23वें विधि आयोग का जो गठन था वो 1 सितंबर 2024 को औपचारिक रूप से हो गया था। 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल है। कुल 7 सदस्य इसमें हैं, जिसमें एक अध्यक्ष जो कि न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी होंगे, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और 2 पदेन सदस्य इसमें शामिल होंगे। ओके, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा 2007 में विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना की गई थी, लेकिन पहली बार औपचारिक रूप से 2008 में मनाया गया। इस वर्ष की थीम रखी गई है मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनः प्रज्वलन। आपको बता दें कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ या परजीवी के कारण होता है, जिसके वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होते हैं। ओके, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 24 अप्रैल, जिस दिन भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को प्रदान किया गया। ये पुरस्कार बिहार के मधुबनी के झंझारपुर ब्लॉक के लोहना ग्राम पंचायत में आयोजन के दौरान दिए गए। ये याद रखिएगा कि कहां पर दिए गए, तो बिहार के मधुबनी के झंझारपुर ब्लॉक के लोहना ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का आयोजन किया गया था। इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला पुरस्कार, जो कि जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार है, वो दव्वा एस ग्राम पंचायत को दिया गया, जो कि गोंदिया जिला महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत है। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कारों में पहला पुरस्कार माल ग्राम पंचायत को दिया गया, जो कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की ग्राम पंचायत है। वहीं पर पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार ये केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान केरल को दिया गया। तो ये 3 पुरस्कार राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के अंतर्गत दिए गए।
जो कि इन ग्राम पंचायतों को मिले हैं। इनके नाम याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन ने हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया है। इसमें उन्होंने 853 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। अगर हम बात करें शीर्ष स्थान की, तो पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी चीन का सिंधुआ विश्वविद्यालय एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। पिछले वर्ष यानी 2024 में भी सिंधुआ विश्वविद्यालय टॉप पर रहा था। दूसरा स्थान भी चीन के ही विश्वविद्यालय पेकिंग विश्वविद्यालय को। वहीं भारत की अगर हम शीर्ष विश्वविद्यालय की बात करें, तो भारत में शीर्ष स्थान आईआईएससी बेंगलुरु को दिया गया है, जो कि भारत की रैंकिंग में फर्स्ट है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में 38वां स्थान है। पिछले वर्ष इसको 32वां स्थान मिला था, तो इस वर्ष इसकी रैंकिंग में गिरावट आई है। दूसरा स्थान चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय को मिला है, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 111वीं है। तीसरा स्थान आईआईटी इंदौर को दिया गया है, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 131वीं है। ओके। सुफलम 2025। सुफलम 2025 इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप फोरम फॉर इंस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंबर्स। 25 और 26 अप्रैल को कुंडली, जो कि सोनीपत हरियाणा में स्थित है, वहां पर सुफलम 2025 का आयोजन हुआ। ये दूसरा संस्करण है सुफलम का। पहला संस्करण पिछले वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चिराग पासवान, जो कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान द्वारा इस प्रोग्राम की या इस आयोजन की मेजबानी की गई सुफलम 2025 की। भारत सरकार ने हाल ही में नेपाल को $2 मिलियन यानी $20 लाख की चिकित्सा सहायता भेजी है। ये चिकित्सा सहायता मुख्य रूप से थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के इलाज के लिए भेजी गई है, जिसमें इस रोगों के इलाज के लिए टीके और दवाइयां शामिल हैं। आपको बता दें, थैलेसीमिया और सिकल सेल ये दोनों ही एक प्रकार के आनुवांशिक विकार हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्राजील। ब्राजील फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करेगा। 10वां संस्करण, जो कि 2027 में होना है, उसकी मेजबानी ब्राजील को सौंपी गई है। और इसी के साथ ब्राजील पहला दक्षिण अमेरिकी देश होगा फीफा महिला विश्व कप के मेजबान करने वाला। इससे पहले दक्षिण अमेरिका में कभी भी फीफा महिला विश्व कप नहीं हुआ है। पहली बार ब्राजील इसका आयोजन मेजबान करने जा रहा है। नामसाई अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक था बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और महाबोधि मैत्री मंडल के साथ साझेदारी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने किया। ओके। पायल कपाड़िया फिल्म निर्माता हैं। इनको हाल ही में फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसियर डले आर्डे ड्रेस आर्ट्स एंड द लेटर्स से सम्मानित किया गया। पायल कपाड़िया को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। चर्चा में है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानित विश्वविद्यालय संस्थान यानी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दिया गया है। FTII को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। के कस्तूरी रंगन, इनका हाल ही में निधन हो गया 25 अप्रैल 2025 को। क्यों प्रसिद्ध है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इसरो के 5वें अध्यक्ष थे 1994 से 2003 के बीच में। और इनको भारत के शीर्ष पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों पुरस्कार इनको प्रदान किए जा चुके हैं। कुमार मंगलम बिड़ला, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिड़ला।